नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज ज्ञान चैनल। और एक बार फिर मनोज ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ईपीएफ मेंबर हैं और अपना पैसा विड्रॉल करने के लिए या आप एडवांस निकालने के लिए क्लेम करते हैं मगर आपका बार बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो आज की वीडियो में जानेंगे उन सारे टॉपिक्स के बारे में जिनके द्वारा आपका क्लेम रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक जानकारी दे देता हूँ आपके लिए, जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। जो कि मोटी मोटी बातें होती है जिससे आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आप जो भी पासबुक या चेक बुक लगा रहे हैं, तो अगर आप चेक बुक लगा रहे हैं तो चेक बुक में कैंडिडेट्स का नाम जरूर प्रिंट होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है और उसको आप पेंसिल से कैंसिल भी लिख सकते हैं। अगर आप चेक लगा रहे हैं तो पहली कंडीशन ये हुई। अगर आप बैंक की पासबुक लगा रहे हैं तो बैंक की पासबुक ऑथराइज साइन होनी चाहिए। किसके? बैंक मैनेजर के स्टैम्प होने चाहिए और नाम और आपका फादर नेम बैंक अकाउंट में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास फादर का नाम मिसमैच हो रहा है, गलत है, तो आपको क्या कीजिएगा, आप अपना बेस्ट चेक रहेगा कि आपके चेक में फादर का नाम मेंशन नहीं होता, सिर्फ आपकी बैंक की पासबुक में फादर नेम मेंशन होता है। इसलिए अगर आपके फादर नेम में कहीं मिस्टेक है तो आपको प्रीफर करूंगा आप चेक को यूज़ करें। और दोस्तों, अगर आप जो फोटो चेक बुक या पासबुक के लगाते हैं तो फोटो आप इस प्रकार से लीजिएगा कि आपके चारों जो कोने हैं, जो इसके किनारे हैं, वो बिल्कुल क्लियरली साफ दिखने चाहिए। और आपको फोटो बैंड नहीं लेना, मतलब साइड से फोटो नहीं लेना। और फोटो पे, मतलब पासबुक की फोटो पे कोई भी इस प्रकार की चमक या साइनिंग नहीं आनी चाहिए जिससे आपका कुछ भी डाटा मिसमैच हो या दिखाई ना दे। बिल्कुल आपको फोटो स्ट्रेट उसके नीचे पासबुक रखनी है, चेक बुक रखनी है, उसके ऊपर बिल्कुल 90 एंगल के ऊपर फोटो लेना है। और हो सके तो फोटो को सनलाइट में लीजिएगा। और आपका फोटो का साइज है, उस फोटो का साइज आप 100 KB से 500 KB के बीच में एडजस्ट करके कर लीजिएगा, तभी आपका फॉर्म उसमें अप्लाई हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो आपकी एक ही बार में पास हो जाए। अब आपको दिखाते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है, वो कौन कौन से कारण है जिसके द्वारा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपके फॉर्म की क्या कंडीशन होगी जिसका आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट ना हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट एक और रहेगी, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और भी सरकारी संबंधी योजनाओं की एक ही चैनल पर सभी वीडियो मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक प्रकार का जो क्लेम रिजेक्शन होता है वो आता है कि आपका दिखाता है कि ऑलरेडी क्लेम सेटल्ड। तो दोस्तों, ये प्रोसेस में आपको समझाने की थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा कि आपके ऑलरेडी सेटल्ड दिखा रहा है, इसको आपको क्या प्रोसेस करनी होगी जिसका आपका क्लेम पास हो जाए। जो क्वेश्चन है ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो जो मैंने फर्स्ट रिजेक्शन लिया है फॉर्म का वो है PDF फाइल नॉट क्लेम नॉट ओपन, और जो सेकेंड है वो मेंबर नेम नॉट प्रिंट ऑन द चेक कैंसिल। अब जो फर्स्ट इनका रिजेक्शन है वो ये हो सकता है कि इनके दो कंडीशन बताइए। तो या तो इनकी जो PDF फाइल लगाई है, इन्होंने जो फाइल लगाई है फोटो में चेक बुक या पासबुक की, वो क्लियरली इनकी ओपन नहीं हो रही है, इसलिए आपको वो इनको शो नहीं हो पा रहा। जो आपने डिटेल लगाई है कि आपकी डिटेल में पासबुक या चेक बुक में कुछ भी क्लियर साफ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको फोटो को बिल्कुल PDF फाइल में लगाना है और बिल्कुल साफ साफ फोटो क्लियर से, जिससे आपकी फाइल ओपन हो पाए। मगर जो सेकंड ऑप्शन है ये है, जो आपने चेक बुक लगाई है तो चेक बुक में आपका नाम प्रिंट नहीं है। आपके चेक बुक में कुछ चेक ऐसे होते हैं, अगर आप किसी जो कंपनी में जॉब करते हैं तो आप बैंक से जब अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक किट टाइप की मिलती है, आपके मेंबर ID के नेम पर आपकी अकाउंट ओपन हो जाता है। और आपको जो चेक मिलता है या आपको जो ATM कार्ड मिलता है उसमें आपका नाम मेंशन नहीं होता, खाली एक मेंबर ID के बेस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। मगर आप जब पैसा विड्रॉल करने के लिए वो चेक यूज करते हैं तो आपको चेक में नाम तो होता नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक ही अकाउंट है, आपका सैलरी अकाउंट है, आपके पास चेक में नाम नहीं है, तो आपको क्या करना है, बैंक की पासबुक यूज करनी है। अगर आपकी बैंक की पासबुक में भी डिटेल मेंशन नहीं है तो आपके ब्रांच जाके प्रिंट करवा के उसको आपको दोबारा अपलोड करेंगे, आपका फॉर्म पास हो जाएगा। जो सेकंड टाइप का रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, उसमें भी सेम लगभग इस टाइप की ही प्रॉब्लम है। सबमिट प्रिंटेड बैंक पासबुक या चेक, नेम, मेंबर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC या ब्रांच बैंक नेम, और जो सेकंड बार नेम नॉट प्रिंट ऑन चेक कैंसिल। तो इसके क्लेम में बताया गया है कि अगर बैंक की पासबुक लगाई है तो बैंक की पासबुक में क्या नाम या इनका अकाउंट नंबर या IFSC कोड या ब्रांच नेम ये कहीं ना कहीं मिसमैच है। अगर इन्होंने चेक का यूज किया है तो सेम प्रॉब्लम है जो मैंने पहले बताया है। आपको यही प्रोसेस करनी है, आपको चेक यूज कर रहे हैं तो उनमें नाम होना चाहिए, और आप बैंक की पासबुक यूज कर रहे हैं तो आपका नाम, आपका फादर का नेम, बैंक के द्वारा ऑथराइज बैंक मैनेजर का स्टैम्प की मोहर लगी होनी चाहिए, आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा क्लेम। जो नेक्स्ट रिजेक्शन फॉर्म का हुआ है इनका ये फर्स्ट है कि ज्वाइंट अकाउंट नॉट कंसीडर फॉर द PF, ओनली स्पॉन्सर ज्वाइंट अकाउंट ओनली, सो अपडेट इंडिविजुअली अकाउंट KY। और जो सेकंड है UN क्लेम कैंसिल्ड चेक नॉट एज पर KYC बैंक डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, इनने क्या किया है, जो बैंक अकाउंट नाम लगाया है ये इनका ज्वाइंट अकाउंट है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके PF को विड्रॉल के लिए कभी भी ज्वाइंट अकाउंट नहीं लगाना है कि इंडिविजुअली अकाउंट लगेगा। तो इनको क्या करना होगा, अपना ऐसा अकाउंट KYC करनी होगी, इनका अकाउंट सिंगल अकाउंट लगा हो,
फिर आपको क्लेम करेंगे, इनका क्लेम सेटल्ड हो जाए। दोस्तों इन्होंने जो चेक लगाया है तो चेक में इनकी बैंक की जो अपडेट है तो बैंक में इनकी केवाईसी अपडेट नहीं है, तो इनको क्या करना होगा, बैंक में जाके पहले अपनी केवाईसी अपडेट करवानी होगी। केवाईसी अपडेट करने के बाद इनको फिर से चेक लगाना है तो चेक लगा सकते हैं, वरना इनको सिंगल स्पॉन्सर अकाउंट लगाना होगा इंडिविजुअली, तभी इनका अकाउंट पास हो जाएगा क्लेम। जो नेक्स्ट टाइप का रिजेक्शन हुआ है फॉर्म का, इसमें है पेजेस नॉट फर्निश्ड, या सेकेंड है फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक नॉट असेस्ड बाय द ऑथराइज साइन। इन्होंने जो फॉर्म रिजेक्ट किया है तो इनकी फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि इनकी जो मजदूरी है वो इनको नहीं दी गई। मतलब मजदूरी का ये हुआ कि इनका जो पीएफ अकाउंट है, पीएफ अकाउंट में इनका पीएफ नहीं जमा किया गया। होता क्या है फ्रेंड्स, कभी आपकी पीएफ का बैलेंस तो कटता रहता है मगर आपके अकाउंट में जो एचआर या कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके अकाउंट में पीएफ जमा ही नहीं करते, जिससे क्या होता आपके अकाउंट में 0 शो कर देता है। मगर जैसे ही आप उसको कुछ टाइम बाद अप्लाई करेंगे, विड्रॉल करेंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका अकाउंट उस टाइम पे एक्टिव नहीं माना जाता, इसलिए आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देते हैं आप। तो अगर इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है कि आपकी 0 शो हो रही है तो आपको क्या करना होगा, कंपनी के एचआर से बात करनी होगी या कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होगी। जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो उनको जमा करना होगा। मगर अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं मगर आपका रिजाइन नहीं हुआ है और आपकी 0 शो कर रहा है तो आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना होगा कंपनी के एचआर के द्वारा। कंपनी के एचआर से या कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होगी जिससे आपकी रिजाइन डेट को वो अपडेट कर देंगे, जिससे आपको जो बीच को 0 को गैप है या तो कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे या फिर वो डेट ऑफ रिजाइन को अपडेट करेंगे। और जो सेकंड इनका रिजेक्शन हुआ है, जो फोटोकॉपी वो बैंक की पासबुक लगाई है वो बैंक की पासबुक इनकी बैंक मैनेजर के द्वारा ऑथराइज नहीं है, तो ये क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने के बाद बैंक के मैनेजर से साइन, अपने फोटो लगे हुए फोटो पर साइन लगवाकर वेरीफाइड करवा लेंगे। फिर आप अगर बैंक की पासबुक लगाते हैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जो नेक्स्ट टाइप का रिजेक्शन है ये थोड़ा टिपिकल टाइप का है, तो उसको ध्यान से सुनना है। इसका प्रोसेस क्या होगी, इन्होंने दिया है कि डेट ऑफ लिविंग इज रॉन्ग एज पर द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। जो यार सेकंड हो सारा रिएक्शन होता है वो फादर नेम डिफरेंट। तो जो सेकंड वाला रिएक्शन है वो तो नॉर्मली है कि आपने जो बैंक की पासबुक लगाई है उसमें कहीं ना कहीं आपके फादर के नेम की डिटेल को मिसमैच है, मतलब फादर के नेम में स्पेलिंग की मिस्टेक है। बट अगर आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो मैंने देखा था इनके क्लाइंट का खुद ही पूरी फॉर्म खोल के देखा था, इनका क्या था, इनका थोड़ी टिपिकल टाइप का था। इन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम जो कोविड लगा था तो इनके जून के आसपास इन्हें कंपनी छोड़ दी, मगर इनके अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ, तो अकाउंट एक्टिव रहा, ठीक है ना कंपनी ने इनको निकाला, ना ही इन्होंने रिजाइन दिया, कुछ नहीं। बस 11 महीने के बाद इन्होंने देखा कि अब उसको पीएफ निकाल लेना चाहिए, तो इन्हें खुद ही ऑटोमेटिक अपना डेट ऑफ एग्जिट डाली। तो जो इनकी डेट ऑफ एग्जिट डल रही थी वो 11 महीने के बाद डल रही थी। इनका जून था और जून के बाद 11 महीने के मतलब फरवरी मार्च के आसपास इन्होंने दोबारा डालना तो कोशिश की, तो रिजाइन डेट इनकी फरवरी या मार्च में आके पड़ी। मगर जो बीच का मार्च से लेके और जो 1 साल का गैप था वहाँ पे 0 कंट्रीब्यूशन था। तो 0 कंट्रीब्यूशन होने के बाद इनका बीच में इंटरेस्ट भी आ गया और बाकी कंट्रीब्यूशन 0 था। 11 महीने का जो कंट्रीब्यूशन था सारा 0 था, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स इनको क्या करना होगा, इनको अपने डेट ऑफ एग्जिट इनको सही करवानी होगी। इसके लिए क्या करना होगा, इनको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के इनको अपनी कंपनी से वेरीफाई करवाना होगा और पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। तो इनको फिर अप्लाई करेंगे तो इनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट टाइप का फॉर्म है वो सबसे टिपिकल टाइप का फॉर्म है कि ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं मोस्टली। इनका सेटलमेंट क्या है कि जब दिखाता है आपका कि फॉर्म ऑलरेडी सेटल्ड, मतलब जो आपका पीएफ क्लेम है वो ऑलरेडी सेटल्ड दिखाना है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, थोड़ा मान लो आपने 3 कंपनियों में 4 कंपनियों में जॉब की, मगर आपने जो प्रेजेंट कंपनी थी उसमें आपने जॉब की और आपने जब रिजाइन दिया प्रेजेंट कंपनी से तो आपने पुरानी कंपनियों का, जो पुरानी 3 कंपनियां हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने 4 कंपनियों में जॉब की और जो मेरी प्रेजेंट कंपनी है चौथी कंपनी है, तो उसका मैंने जब रिजाइन दिया तो मैंने चौथी कंपनी का फुल फाइनल सेटलमेंट कर लिया, मतलब पीएफ भी निकाल लिया, पेंशन भी निकाल लिया। तो जब मैंने पीएफ और पेंशन निकाल लिया उस मेंबर आईडी से, तो आपको उस मेंबर आईडी को क्लोज कर दिया जाता है। उससे आपका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, उसमें कुछ भी नहीं रहा। बट आपने क्या किया, जो पुरानी कंपनियां थी 3, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपनी होगी, उनको आपको करना क्या था, फर्स्ट का फोर्थ में कन्वर्ट करना था, मतलब ट्रांसफर करना था, सेकेंड थर्ड एक एक करके आपको प्रेजेंट कंपनी में सारा कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर करना था। उसके बाद आपको सेटल्ड करना था, फाइनल सेटलमेंट करना था। बट आपने क्या किया, लास्ट कंपनी थी उसको पहले सेटल्ड कर लिया। अब क्या हो रहा है, जैसे आप उसको पीएफ को सेटल्ड कर रहे हैं निकालने के लिए, तो ऑलरेडी सेटल्ड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यदि आपका क्लेम होता है पीएफ विड्रॉल करने का तो आपका प्रेजेंट कंपनी के बेस पर ही होता है। बट आपका तो क्लेम ऑलरेडी हो चुका है उसका, तो इसलिए वो ऑलरेडी सेटल्ड दिखा रहा है। अब आपको सोल्यूशन क्या होगा, या तो आप किसी भी कंपनी में जाने के बाद आप जब नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करेंगे, मतलब आपको चौथी कंपनी से तो आपने फुल विड्रॉल कर लिया, जैसे आप नई कंपनी ज्वाइन करेंगे 5वीं कोई कंपनी, तो आपको जो पुरानी 3 कंपनियों का पीएफ होगा वो आपको 5वीं कंपनी में ट्रांसफर करना होगा, मतलब आपकी नई मेंबर आईडी एक्टिव हो जाएगी, तो आपका फुल सेटलमेंट हो जाएगा। एक तो कंडीशन आपकी ये होगी। तो फ्रेंड्स आप नई कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहते और आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये है, आपको ऑनलाइन ना निकाल कर ऑफलाइन निकालना होगा। तो ऑफलाइन निकालने के लिए आपको पहले पीएफ ऑफिस से बात करनी होगी, वहाँ जाना होगा, वहाँ प्रॉब्लम बतानी होगी कि सर मुझको नहीं पता था कि मुझको ट्रांसफ़र करना था
ठीक है ना। तो मैंने फुल सेटलमेंट कर लिया है, मेरा ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है। तो मुझको पुराना पैसा कैसे ऑफलाइन निकाल सकते हैं क्या, वो आपको बताएंगे प्रोसेस। वहाँ पे जाने के बाद आपको अगर नॉर्मली बात करने से ही आपका विड्रॉल हो जाता है, ठीक है। अगर आपको हो सकता है कुछ आपको सेवा पानी देके वहाँ पे प्रोसेस करवानी हो तो वो भी मेथड अप्लीकेबल हो सकता है। तो इस मेथड के द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं। मगर बेस्ट ऑप्शन आपका ये रहेगा, जैसे आप नई कंपनी में ज्वाइन करेंगे, आप तीनों पुरानी कंपनियों का पैसा यहाँ विड्रॉल कर लेंगे, 5वीं नई कंपनी में आपका सारा पैसा विड्रॉल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें आपने मोस्टली क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, जिसमें आपको फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। अगर आपका फिर भी आपका कोई डाउट रहा हो या आपका इस टाइप का रिजेक्ट फॉर्म किया हो जो आपको नहीं पता, इस टाइप का जो मैंने टॉपिक लिया है अभी, इस टाइप का मैंने रिजेक्ट फॉर्म लिए हैं, इनमें आपका उस टाइप का फॉर्म नहीं है, तो मुझको आप पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे फोटो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मैं आपको उसको पर्सनली आपको बता दूंगा कि आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी ज़्यादा टाइप के मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको क्या प्रोसेस करनी होगी जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, या आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ। तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको लिंक उस पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।